इतिहास में कुछ हमले अचानक नहीं होते। उन हमलों का खाका वर्षों पहले किसी सुल्तान के दिमाग में जन्म ले चुका होता है। करीब 850 साल पहले की बात है। तब भारत का राजनीतिक नक्शा इस तरह से नहीं हुआ करता था जैसा आज है। इन्हीं दिनों दूर देश अफगानिस्तान में एक सुल्तान मोहम्मद गोरी अपने लश्कर के साथ शहर दिल्ली का रुख कर रहा था। दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर तराइन में गोरी का सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को बुरी तरह पराजित किया, लेकिन एक साल बाद गोरी ने चौहान को उसी तराइन में परास्त कर दिया। चौहान की हार के बाद दिल्ली पर सुल्तानों का शासन हो गया, यानी दिल्ली शासकों का शहर बन गई। लाल किले की ईंटें बताती हैं कि इसी शहर दिल्ली पर मुगलों ने अपने घोड़े दौड़ाए थे और इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम का हाथी भी इसी दिल्ली की सड़कों से गुजरा था। जिस दिल्ली की जमीन पर पहली बार भारत के आजाद होने की इबारत लिखी गई, वो जमीन आज दिखाई नहीं दे रही है। पूरी दिल्ली पर जहरीले धुएं का गुबार फैला हुआ है, जो दिल्ली वालों के फेफड़ों में घुसने के लिए आमादा है। प्रदूषण ने शहर की बनावट, बसावट और बुनावट को तार तार कर दिया है। इस समय दिल्ली की कमान सीएम रेखा गुप्ता के हाथों में है, लेकिन राजधानी की मुख्यमंत्री बस बयान दे रही हैं, जबकि दिल्ली के रहवासी उनसे साफ हवा की मांग कर रहे हैं। दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे शहर दिल्ली और उसकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की। इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है शहर दिल्ली का इतिहास, दिल्ली पर किन राजनीतिक दलों ने राज किया, कौन है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शहर के इस भयानक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है। नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की नई पेशकश दुनिया रोज बनती है। जो शहर आज देश की राजधानी है, यानी कि शहर दिल्ली, उसका इतिहास बहुत पुराना है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जिसने इतनी फतह, शिकस्त और तबाही देखी होगी। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्मग्रंथ महाभारत में जिस इंद्रप्रस्थ का जिक्र आता है, वही बाद में दिल्ली बनी। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दिल्ली पर राजपूत राजाओं का शासन रहा। तोमर और चौहान वंश ने दिल्ली पर शासन किया, लेकिन इन राजाओं ने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया। इन राजाओं में एक नाम अनंगपाल तोमर द्वितीय का भी आता है। अनंगपाल ने दिल्ली के एक हिस्से पर लाल कोट नाम का किला बनवाया था। बाद में दिल्ली का यह हिस्सा चौहानों के कब्जे में आ गया। 1192 में हुए तराइन के युद्ध में चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गोरी ने हराया, यह हार दिल्ली के इतिहास में एक अहम मोड़ साबित हुई। इसके बाद दिल्ली पर मुसलमान शासकों का कब्जा हो गया। मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था, नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। जब गोरी ने दिल्ली पर कब्जा किया तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों दिल्ली की कमान सौंपी। 1206 में जब गोरी मर गया तो ऐबक ने खुद को सुल्तान घोषित कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ऐबक ने दिल्ली पर कब्जा तो किया था, लेकिन उसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था। ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली की मशहूर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जिसकी नींव ऐबक ने रखी थी। इसके बाद दिल्ली पर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश का शासन रहा। दिल्ली के इतिहास से जुड़ा एक किस्सा बेहद मशहूर है। दिल्ली में उस समय तुगलक वंश का शासन था और बादशाह था गयासुद्दीन तुगलक। उस समय दिल्ली में प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया भी रहा करते थे। सुल्तान गयासुद्दीन संत औलिया से नफरत करता था। एक बार जब सुल्तान बंगाल से दिल्ली आ रहा था तो उसने संत औलिया के पास खबर भिजवाई कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले औलिया दिल्ली को छोड़ दें। जब संत औलिया के पास सुल्तान का संदेशा पहुंचा तो औलिया ने मुस्कुराते हुए फारसी में कहा, हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। और जैसे ही सुल्तान दिल्ली के करीब पहुंचा, एक समारोह के दौरान हुए हादसे में उसकी मौत हो गई। इसके बाद दिल्ली में मुगलों का शासन रहा और शाहजहां ने इसे मुगल साम्राज्य की राजधानी भी बनाया। आज की दिल्ली में जो ऐतिहासिक इमारतें दिखती हैं, उनमें से अधिकतर मुगल बादशाहों ने बनवाई हैं। लाल किला, जामा मस्जिद और सफदरजंग का मकबरा जैसी इमारतें इसमें शामिल हैं।
1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। शहर दिल्ली की रोशनी फीकी पड़ने लगी। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली एक बार फिर अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कर रहा था। इस विद्रोह की कमान अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के हाथों में थी। कमजोर जफर से दिल्ली संभल नहीं पाई। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जफर ने दिल्ली की हार को याद करते हुए लिखा, ए वाए इनकलाब जमाने के जोर से, दिल्ली जफर के हाथ से पल में निकल गई। 1857 के विद्रोह के बाद देश पूरी तरह ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में आ गया। अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता बनाई। साल 1911 में इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज पंचम भारत आए। किंग के आगमन पर दिल्ली दरबार लगाया गया और इसी दरबार में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को देश की राजधानी बनाने की घोषणा हुई। अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी कई कारणों से बनाया। इन कारणों में सबसे मजबूत कारण था कि दिल्ली देश के बीच में थी, वहीं कलकत्ता देश के कोने पर था। अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाया, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो देश की राजधानी में कोई बदलाव नहीं किया गया और दिल्ली ही आजाद भारत की राजधानी बनी। देश की आजादी के बाद साल 1952 में पहली बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की और चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। चौधरी साहब के बाद गुरुमुख निहाल सिंह को दिल्ली का दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन साल 1956 में हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली को यूटी यानी यूनियन टेरिटरी और हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया और विधानसभा को भंग कर दिया गया। 1966 में दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का गठन किया गया। इसी काउंसिल के दौर में बीजेपी ने दिल्ली में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। साल 1991 में संविधान में 69वां संशोधन किया गया। इस संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया। साल 1993 में दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 49 सीटों पर जीत हासिल की और मुख्यमंत्री बने बीजेपी के दिग्गज नेता मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना का नाम जब जैन हवाला कांड में आया तो उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। खुराना के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बने साहेब सिंह वर्मा। पर प्याज की बढ़ती कीमतों के खिलाफ इतना आंदोलन हुआ कि साहेब सिंह वर्मा को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। वर्मा के बाद दिल्ली की कमान सौंपी गई सुषमा स्वराज को। सुषमा स्वराज दिल्ली के इतिहास की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, लेकिन सुषमा स्वराज महज 52 दिनों के लिए ही दिल्ली की सीएम रह पाईं। साल 1998 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की। 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती। कांग्रेस ने शीला दीक्षित को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। शीला दीक्षित लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत शीला दीक्षित के समय में ही हुई। साल 2011 देश में यूपीए की सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा था। यह कार्यकाल काफी विवादों में था। सरकार के कई मंत्रियों पर घोटालों के सीधे आरोप लग रहे थे। इन घोटालों में कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, 2G घोटाला जैसे घोटाले शामिल थे। इन घोटालों के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल आंदोलन किया जा रहा था। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे गांधीवादी अन्ना हजारे। अरविंद केजरीवाल भी अन्ना की टीम का एक मजबूत हिस्सा थे। इसी आंदोलन ने दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ एक व्यापक विरोध की भूमिका तैयार की। आंदोलन के खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने एक पार्टी बनाई, नाम रखा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को 2013 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में 28 सीटें हासिल हुई। अरविंद केजरीवाल 49 दिनों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। 2 साल बाद 2015 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी विधानसभा की 70 सीटों में से 67 सीटें जीतने में कामयाब हुई। केजरीवाल लगातार दूसरी बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन मार्च 2024 को दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी यानी शराब नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।
आम आदमी पार्टी ने 21 सितंबर 2024 को आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। कुछ ही महीनों के बाद फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी ने 27 सालों के बाद दिल्ली विधानसभा में जीत हासिल की। बीजेपी ने इस चुनाव में 48 सीटें हासिल की। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद चर्चा का विषय यह था कि बीजेपी किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी। मीडिया में कई नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन 19 फरवरी 2025 की शाम बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने घोषणा करते हुए कहा, हरियाणा के जींद से ताल्लुक रखने वाली रेखा गुप्ता का निजी जीवन बेहद दिलचस्प रहा है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता सुषमा स्वराज का ताल्लुक भी हरियाणा से ही था। रेखा गुप्ता का जन्म साल 1974 में हरियाणा के जिला जींद के जुलाना में हुआ। रेखा गुप्ता बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गईं। बाद के दिनों में रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन लिया। साल 1992 में रेखा गुप्ता ने बीजेपी की स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी को ज्वाइन किया। यहीं से रेखा गुप्ता के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। 1995 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में रेखा गुप्ता ने महासचिव के पद पर जीत हासिल की। गौरतलब हो कि इसी चुनाव में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई की ओर से दिल्ली कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने अध्यक्ष पद के लिए जीत हासिल की थी। आप इस तस्वीर में अलका लांबा और रेखा गुप्ता को एक साथ शपथ लेते हुए देख सकते हैं। बाद में रेखा गुप्ता ने एबीवीपी की ओर से लड़ते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव भी जीता। साल 1998 में रेखा गुप्ता का विवाह दिल्ली के मनीष गुप्ता से हुआ। रेखा लगातार बीजेपी और आरएसएस से जुड़ी रहीं। इन्हीं दिनों रेखा गुप्ता को पार्टी ने दिल्ली बीजेपी का महासचिव, बीजेपी महिला मोर्चा का अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। रेखा 2007 से 2012 तक दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद भी चुनी गई। साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने बीजेपी के टिकट से शालीमार बाग की सीट से चुनाव लड़ा था। रेखा गुप्ता को इस चुनाव में 3400 के मामूली अंतर से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने साल 2025 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता को फिर उसी सीट से मैदान में उतारा। गुप्ता ने 29,000 से भी ज्यादा वोटों से वंदना कुमारी को इस बार पटखनी दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के लिए कई नाम चर्चा में थे। इन नामों में प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और वीरेंद्र सचदेवा का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में था, लेकिन पार्टी ने रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया। 20 फरवरी 2025 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता अपने बयानों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहीं। कई दफा तो ये बयान बेहद अतार्किक और हास्यास्पद रहे। रेखा गुप्ता ने बिहार पर बयान देते हुए यह कहा, बिहार में इतना विकास हो जाता जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। क्यों हमारे युवाओं को, घर के बेटों को अपना गांव, अपनी धरती छोड़ करके यहाँ वहाँ अन्य राज्यों में जाना पड़ता है? क्यों उनको अपना परिवार छोड़ कर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दूसरों की बातें सुननी पड़ती है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अपनी माताओं बहनों से, क्या कभी आपकी चिंता किसी और ने की? जब रेखा यह बयान दे रही थीं, तब बीजेपी 2 दशकों तक बिहार में सरकार में रह चुकी थी। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर भी रेखा गुप्ता ने कुछ अजीब सा बयान दिया था। लोग समय समय पर रेखा गुप्ता के पुराने वीडियो को भी वायरल करते रहते हैं, जब वह दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं थी। रेखा गुप्ता तब और चर्चा में आई जब उन्होंने एक इंटरव्यू में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI पर विवादित बयान दे दिया। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सदन में बोलते हुए रेखा गुप्ता पर निशाना भी साधा। एक मुख्यमंत्री बनाया है जिसको ये नहीं मालूम कि AQI होता क्या है।
वो टेम्परेचर बता रही है। पिछले दिनों जब रेखा गुप्ता मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी से मिलने अरुण जेटली स्टेडियम पहुंची तो लोगों ने 20 समारोह में ही नारे लगाने शुरू कर दिए। हमारा मकसद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मजाक उड़ाना कतई नहीं है। यह बेहद चिंतनीय सवाल है कि देश की राजधानी दिल्ली कई महीनों से खतरनाक प्रदूषण की जद में है। शहर दिल्ली में AQI 450 से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुका है, जो WHO के तय मानक से 30 गुना से भी ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल दिल्ली में लगभग 17,000 लोगों की मौत प्रदूषण यानी खराब हवा के कारण हो रही है। आखिरकार इन मौतों का जिम्मेदार है कौन? जब राजधानी दिल्ली के लोग जहरीली हवाओं से जूझ रहे हैं, तब दिल्ली की CM का इस तरह से लापरवाह होकर बयान देना हैरान करता है। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए प्रदूषण कोई संजीदा मुद्दा ही नहीं है, या फिर मुख्यमंत्री के पास प्रदूषण को लेकर कोई प्लान ही नहीं है? क्योंकि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए जितने भी प्रयास किए हैं, वो सब बुरी तरह से फ्लॉप रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बेफिजूल की बयानबाजी की बजाय दिल्ली में पसरे प्रदूषण को रोकने के लिए काम करना चाहिए। हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन अगर हम अपने नागरिकों के फेफड़ों को साफ हवा नहीं दे पा रहे हों तो यह सोचने वाली बात है, हमारे लिए भी और हमारे लोकतंत्र के नुमाइंदे यानी नेताओं के लिए भी। जाते जाते गुलाम हमदानी का एक शेर सुनते जाइए। दिल्ली पे रोना आता है, करता हूं जब निगाह, मैं उस कुहन खराबे की तामीर की तरफ। दुनिया रोज बनती है किस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप दुनिया रोज बनती है कि प्लेलिस्ट पर जाएं, हमारे और भी वीडियो देखें, हमें बताएं कि हम किन विषयों पर बात करें, किन किरदारों पर बात करें और कौन सी कहानियां ऐसी हैं जिन्हें आप पसंद कर रहे हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।